नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुद्र एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। क्या चल रहा था? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता क्या है, इसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी सदिश क्षेत्र में, देखो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है तो किस में होगा? सदिश क्षेत्र में। कोई भी क्या स्थित होगा? आयतन अल्पांश, उसको परिबद्ध करने वाला, क्या परिबद्ध करने वाला कौन सा पृष्ठ? बंध पृष्ठ से निर्गत एकांक आयतन, से निर्गत प्रति एकांक आयतन, से निर्गत प्रति एकांक आयतन फलक से सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। यही पढ़ा होगा हमने, यानी कि फ्लक्स तो फाई इक्वल टू तो क्या होता है? ए डॉट टी होता है। बंध पृष्ठ में बंध पृष्ठ कौन सा है? ऐसी है, यही होता है फ्लक्स, तो ये हो गया। अब इसने कहा है कि किसी भी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंध पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन यानी कि 1/dv क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो सदिश क्षेत्र, माना कोई सदिश क्षेत्र क्या है? माना ए सदिश क्षेत्र, ए सदिश क्षेत्र, क्या डाइवर्जेंस? तो क्या होगा डाइवर्जेंस किसमें? सदिश क्षेत्र ए में। तो डाइवर्जेंस ए इक्वल टू लिमिट डाइवर्जेंस डीवी टेंडिंग टू 0 क्यों रखा सर? और अब हमने कहा है कि सबसे पहले तो क्या कहा है कि स्थित अल्पांश आयतन को परिबद्ध करने वाले बंध पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा वो तो क्या है? ये बंध पृष्ठ हो गया और ये क्या हो गया? A.D, ठीक है। और प्रति एकांक आयतन, तो ये क्या हो गया? 1/d क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो ये तो है ना, ये मैथमेटिकल रूप है, इसी से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, और परिभाषा याद है तो इसका मैथमेटिकल रूप भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये हमने लास्ट क्लास में इसकी चर्चा की थी। अब बात आती है सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। टॉपिक है सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। ठीक है, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के भौतिक अर्थ को समझने के लिए हमने फ्लक्स को समझने के लिए नदी में जो पानी का बहाव था उसकी चर्चा की थी। इसमें भी हम किसी द्रव के प्रवाह के बारे में विचार करेंगे। इसके बारे में, द्रव के प्रवाह के बारे में विचार करेंगे, यानी कि हमारे को लिखना है इस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को समझने के लिए हम द्रव प्रवाह पर विचार करते हैं। अब माना वह द्रव प्रवाह के किसी बिंदु पर, कौन सा बिंदु माना? P है, उसका वेग v है। क्या कि माना द्रव प्रवाह के किसी बिंदु P पर द्रव का वेग क्या है? P पर द्रव का वेग v है। द्रव का वेग क्या है? v है। तो बिंदु P के चारों ओर खींचे गए आयतन अल्पांश से, तो बिंदु P के चारों ओर खींचे गए आयतन अल्पांश से खींचे गए आयतन अल्पांश से क्या प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन गुजरने वाला, यानी कि
खींचे गए आयतन अल्पांश से प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन गुजरने वाले द्रव की मात्रा सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है। पहले ध्यान क्या कहा है कि माना द्रव का वेग क्या है, यानी कि कोई भी द्रव प्रवाह का किस पे किसी बिंदु P पर है, उसका वेग v है। अब इस बिंदु P के चारों ओर खींचे गए आयतन अल्पांश से प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाला द्रव की जो मात्रा होगी वो क्या किसको व्यक्त करता है? सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करता है। तो खींचे गए आयतन अल्पांश से प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन गुजरने वाले प्रति एकांक आयतन गुजरने वाले द्रव की मात्रा क्या कहलाती है? सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है, यहां तक किसी को दिक्कत? यानी कि डाइवर्जेंस के कोष्टक में हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस v। ठीक है। उसके बाद अब जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या होगा कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यानी कि हो तो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी। अब इसमें धनात्मक तो कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा? धनात्मक होने का अर्थ क्या होगा, ऋणात्मक होने का अर्थ क्या होगा, ये हम देखते हैं। किसी बिंदु P पर चर्चा कर रहे हैं भाई, द्रव का प्रवाह उसके किसी बिंदु P पर चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है। और हम कह रहे हैं कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ये बात हम कह भी रहे हैं। माना कोई बिंदु P है, द्रव का प्रवाह है, यदि उसमें उसके धनात्मक होने का अर्थ बता रहे हैं। पहला बिंदु क्या है इसमें कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का धनात्मक होने का अर्थ यह है, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का धनात्मक होने का अर्थ है कि क्या अर्थ है कि भाई इसमें परिबद्ध आयतन अल्पांश होगा, उससे जो नेट द्रव है वो बाहर की ओर निकलेगा। यदि भाई ये कोई द्रव का प्रवाह है, इसमें कोई बिंदु P स्थित है, ये परिबद्ध आयतन अल्पांश, इसके अंदर क्या है परिबद्ध आयतन अल्पांश। इससे यदि इससे नेट द्रव बाहर की ओर, ये चिन्ह किसको व्यक्त करता है? बाहर की ओर निकल रहा है, तो यह सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है। अब यही बात यदि हम विद्युत क्षेत्र के लिए अप्लाई करें तो इन रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का धनात्मक होने का अर्थ यह है कि जो आयतन अल्पांश में धनावेश है और विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है। दोबारा से समझो पहले विद्यार्थियों, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक मतलब डाइवर्जेंस के धनात्मक होने का अर्थ यह है कि आयतन अल्पांश से किससे
परिबद्ध आयतन अल्पांश से नेट द्रव बाहर की ओर यदि निकलता है तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक है। यदि अब यही बात हम विद्युत क्षेत्र में करें, यही बात किसमें करें, विद्युत क्षेत्र के लिए, तो विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का धनात्मक होने का अर्थ यह है कि अल्पांश आयतन में धन आवेश स्थित है। अल्पांश आयतन में क्या है, धन आवेश स्थित है और विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ऋणात्मक होने का अर्थ क्या होगा। भाई धनात्मक का तो पता चल गया, ऋणात्मक कब होगा, जब परिबद्ध आयतन अल्पांश में नेट द्रव किसमें किधर आ रहा हो, अंदर की ओर आ रहा हो। ये कोई बिंदु P है, ठीक है, इसमें नेट द्रव किधर आ रहा है, अंदर की, ठीक, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ E क्या है, यानी कि नेगेटिव, ऋणावेश स्थित है इसमें, ठीक है। यानी कि सदिश क्षेत्र के ऋणात्मक होने का अर्थ यह है कि परिबद्ध आयतन अल्पांश में द्रव का सिंक स्थित है और इसमें पॉजिटिव होने में द्रव का स्रोत स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर, यानी कि परिबद्ध आयतन में अंदर की ओर आ रही, ठीक है। उसके बाद की बात है कि द्रव के वेग का डाइवर्जेंस यदि शून्य होता है, यानी कि शून्य होने पर परिबद्ध आयतन में न तो द्रव की मात्रा की वृद्धि होगी और न ही कमी होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि असंपीड्य द्रव के लिए, किसके लिए, असंपीड्य द्रव के लिए परिबद्ध आयतन में स्रोत व सिंक दोनों उपस्थित नहीं, क्या क्या उपस्थित नहीं है, न तो उसमें स्रोत उपस्थित है न उसमें सिंक उपस्थित है। तो आयतन अल्पांश से जितना भी द्रव मतलब निर्गत होता है उतना ही द्रव उसमें आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस V = 0। इसका मतलब क्या है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, शॉर्ट शब्दों में बात हम करें कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के भौतिक महत्व को समझने के लिए हम द्रव के प्रभाव पर विचार करते हैं। माना किसी बिंदु P पर द्रव का वेग V है और बिंदु P के चारों ओर खींचे गए आयतन अल्पांश में, यानी कि द्रव के चारों ओर, इस बिंदु P के चारों ओर खींचा गया आयतन अल्पांश, यही है ना, ये चारों तरफ बाउंड्री है, खींचा गया परिबद्ध आयतन अल्पांश इसके अंदर, ठीक है। तो आयतन अल्पांश से प्रति सेकंड प्रति एकांक कितना आयतन गुजरता है, यानी कितना द्रव की मात्रा गुजरती है, कितने द्रव की मात्रा गुजरेगी, वही सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करेगा, ठीक है। उसके बाद सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं। अब सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का धनात्मक होने का अर्थ यह है कि परिबद्ध आयतन अल्पांश से यदि द्रव की मात्रा बाहर की ओर निकल रही है, यानी कि बाहर की ओर निकल रही है, तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक। दूसरा अर्थ विद्युत क्षेत्र में हम इसका ले तो विद्युत क्षेत्र में, यानी कि विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का धनात्मक होने का अर्थ यह है कि यह किस में स्थित है, एक तो स्रोत में स्थित है, किस में स्थित है, स्रोत में स्थित है, और विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, इसमें धनावेश भी स्थित है, और जो स्रोत है उसमें क्या स्थित है, धनावेश भी स्थित है। अब ऋणात्मक होने का अर्थ क्या हो जाएगा कि परिबद्ध आयतन अल्पांश में द्रव का सिंक स्थित है, द्रव का क्या है, सिंक स्थित है, और विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं परिबद्ध आयतन में आ रही है, यानी कि अंदर की ओर आ रही है, बिंदु P की तरफ आ रही है। बिंदु P से बाहर की तरफ चलने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं तो वह विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक होगा। बिंदु P की तरफ आने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं तो वह सदिश विद्युत क्षेत्र या सदिश क्षेत्र जो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उसके बाद इसने कहा है कि यदि डाइवर्जेंस शून्य हो, यानी कि शून्य होगा, तो परिबद्ध आयतन में न तो वृद्धि होगी, यानी कि द्रव की मात्रा में न तो वृद्धि होगी और न कमी होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि असंपीड्य द्रव के लिए, किसके लिए,
असंपीड्य द्रव के लिए परिबद्ध आयतन में स्रोत और सिंक दोनों उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित नहीं? न तो स्रोत उपस्थित है न सिंक उपस्थित है, अर्थात तो उसके आयतन अनुपात से जितना द्रव निकलेगा उतना ही द्रव अंदर की तरफ आएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस V = 0। ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एक कि ऐसा सदिश क्षेत्र जिसका डाइवर्जेंस 0 के बराबर वो परिनालिकीय सदिश कहलाता है। कि ऐसा सदिश क्षेत्र, ऐसा सदिश क्षेत्र जिसका डाइवर्जेंस क्या हो? 0, क्या कहलाता है? परिनालिकीय सदिश कहलाता है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को कार्तीय निर्देशांक के रूप में व्यक्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, इसको आपकी रफ नोटबुक में नोट करना है और जो बात समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।